नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे 2023 में 9 या 10 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियों की। नया वर्ष 2023 सियासी दलों के लिए खासी चुनौतियों वाला रहने वाला है। हालांकि 2022 का जो चुनाव था वो देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए जरा खट्टा मीठा रहा, लेकिन अब एक के बाद एक करीब 10 राज्यों में चुनाव में जाने से पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकार जिन जिन राज्यों में है, वहां दोनों के ही सामने अपनी अपनी सियासी जमीन बचाने की चुनौती है। तो जहां सरकार नहीं है, वहां सत्ताधारी दल को पटकरी देकर अपनी सरकार बनाने की चुनौती है। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दल के रूप में एंट्री सबसे ज्यादा रोमांच भरने वाला है, क्योंकि ये पार्टी अगर राज्यों के चुनाव में नाकों चने चबवा रही है तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के साथ तो ये किसी का भी चुनावी समीकरण बिगाड़ सकती है। जरा खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति की बिसात पर शह और मात का खेल देखना भला किसे पसंद नहीं होता। एक दल दूसरे दल को हराने के लिए साम दाम दंड और भेद चारों दांवों का इस्तेमाल करता है, लेकिन सिकंदर वही होता है जिसको जीत हासिल होती है। भले ही गुजरात, एमसीडी और हिमाचल के चुनाव खत्म हो चुके हों, लेकिन हमारे देश का चुनावी मेला 12 मास आबाद रहता है। इसलिए एक चुनाव की जीत के बाद आराम करना किसी भी दल पर भारी पड़ सकता है। इसलिए दलों का एक्टिव मोड हमेशा ऑन रहता है। वर्ष 2022 के बाद 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं, जिसको लेकर राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दल दोनों एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 खट्टा मीठा अनुभव लेकर आया। गुजरात भले ही जीत लिया हो, लेकिन हिमाचल और एमसीडी सहित उपचुनाव में कई इलाके उसके हाथ से फिसल गए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक अपनी जीत के लिए बीजेपी लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा स्तर पर विस्तारकों की फौज उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक अपनी जीत के लिए बीजेपी लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा स्तर पर विस्तारकों की फौज उतारेगी। ये सभी विस्तारक बीजेपी के पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जो लोकल संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि देश में अभी सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, इसलिए जहां पार्टी सत्ता में है वहां अगले चुनाव के बाद भी खुद को बनाए रखना चाहती है। इसके अलावा जहां अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां के लिए बीजेपी खास तैयारियों में जुट गई है। दरअसल बीजेपी इन दिनों एक्टिव मोड पर आ गई है। बीजेपी की ओर से तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर विस्तारकों को उतारा जा चुका है। आने वाले समय में करीब 3000 विस्तारकों को उतारा भी जाएगा। इनकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़े प्लान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 जनवरी को जेपी नड्डा बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ रैली करेंगे। जेपी नड्डा वैशाली के गोरौल में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नड्डा जल्द ही बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए भी शंखनाद कर सकते हैं। इसके अलावा नड्डा बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। फिर वो बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हालांकि नड्डा ने चुनावी मूड ऑन करते हुए कई राज्यों के बड़े नेताओं को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। नड्डा ओडिशा गए थे, जहां उन्होंने कंधमाल में 2 लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया था। नड्डा ने कांग्रेस और राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर भी निशाना साधा था। नड्डा ने ओडिशा सरकार को कई बिंदुओं पर घेरा। वहीं चुनाव 2023 के लिए भी अलग तरह की तैयारियां हैं। आइए अब चुनावी सफर पर जरा नजर डाल लेते हैं। चुनाव 2023 में कहां-कहां क्या होना है। फरवरी और मार्च के बीच पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होंगे। अप्रैल मई में दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना राज्य भी विधानसभा चुनाव का सामना करेंगे। इसी साल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। वहीं इन राज्यों में चुनौतियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही हैं। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ पर किसका राज होगा। तेलंगाना में क्या केसीआर बचा पाएंगे अपना किला। त्रिपुरा में क्या फिर से बीजेपी का सिक्का चल पाएगा। त्रिपुरा में टीएमसी का जनाधार बढ़ा है, इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती है। मेघालय में कई दलों के बीच मुकाबला है। नागालैंड में कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है।
मिजोरम में बीजेपी क्या बन पाएगी एक नया विकल्प? मिजोरम में कांग्रेस एमएनएफ का क्या खत्म होगा वर्चस्व? जम्मू और कश्मीर में भी हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में एंट्री चुनाव को रोमांचक मोड़ पर पहुंचाकर क्या इन दलों का समीकरण बिगाड़ सकती है? इनके ही नहीं, बाकी दलों के भी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और कहते हैं ये मेला है चुनावी मेला, 12 मास जारी रहता है। और हमारे देश की खासियत यह है कि आप अगर जरा भी चूके तो काम खत्म। इसलिए जितने भी सियासी दल हैं वो हमेशा एक्टिव मोड पर रहते हैं और एक्टिव मोड पर रहना भी चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तो तारीफ हुई है, लेकिन इन सबके बीच में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कांग्रेस के सामने अब 2 चुनौतियां हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जो समीकरण अब बढ़ रहा है, इससे जाहिर सी बात है कि रोमांच भी बढ़ेगा। लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए दलों ने क्या तैयारी की, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आज की चर्चा में 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, संगीता शर्मा, प्रवक्ता आप, डॉक्टर सुनील कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनके अनुभव को आज हम साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी मेहमानों का। वैभव जी, उम्मीद करते हैं एक्टिव मोड पर आप भी आ गए होंगे। अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं आपको और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के रखवाले रत्नाकर जी को और मेरे बाकी दोनों मित्रों को। शॉल देख के अच्छा लगा कौशिक जी को। चलो, मोदी नीति कहीं तो दिखी, तो सुनील जी आशा करता हूँ कि थोड़ी तारीफ भी करेंगे आने वाले इस साल में। हाँ, ये भी जानेंगे कि अभी तक क्या पहचान बनाई गई, केवल शॉल की या काम की भी है। शॉल हमारे मोदी जी तरह पहने, आज वो पहली बार पहने, इतने टाइम तो भारत था ही नहीं। अच्छा है वो, अच्छा लगा। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं वैभव जी, नहीं तो फिर लपेटता ही नहीं था, कोई नेहरू जैकेट पहनता ही नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये फैशन पे हम बात कर लेंगे। वैभव जी तड़का लगाना शुरू कर दिया आते ही आपने, है? इलेक्शन का समय है, टॉपिक इलेक्शन का है, तो राजेंद्र भाई तड़का तो थोड़ा सा बनता है ना। कोई बात नहीं, लेकिन नड्डा साहब जिस तरह से एक्टिव मोड में आए हैं, क्या लगता है कि आपके सामने चुनौती इस वक्त क्या है? आपकी अपनी अंदरूनी कलह है, आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है? देखिए, मैं आज थोड़ा सा अटपटा लगेगा सबको, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो मैं बोलता तो 2 टूक हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आज थोड़ा सा और सच बोलूंगा और बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2023 की पहली डिबेट है और मैं चाहूंगा कि सच कहूं और सच के अलावा कुछ ना कहूं। तो हमारी संस्कृति के हिसाब से गीता तो बाहर रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल तो सच है। तो देखिए, ऐसा है कि भाजपा की अंदरूनी कलह तो हम मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने लोग हैं सारे, ठीक बात, अपन बैठ के बात कर लेंगे। वो ऊंच नीच होती रहती है, जहाँ 2 बर्तन होंगे वहाँ आवाज होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। हम भी एक राजनीतिक दल है, बाकी भी राजनीतिक दल है, और उसमें दल है। दल मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी बहुत लोगों का सम्मेलन होता है, तब जाके एक दल बनता है। हाँ, दल तो है, लेकिन इसको एक चीज याद रखिए, ये सियासी दलदल भी कहलाता है। हाँ, लेकिन सियासत होगी तभी तो सियासी दलदल होगा ना। सियासत होगी ही नहीं, इलेक्शन जीतेंगे ही नहीं, तो सियासत कहाँ से आएगी? अच्छा, है ना। तो अभी तो अपन राजनीति की बात कर रहे हैं, तो पहले इलेक्शन जीतने की राजनीति कर रहे हैं, उसमें तो दल बदल करना और दल में मनमुटाव करना, तो वो अपन मैनेज कर लेंगे। नहीं, अभी हम राजनीति की नहीं कर रहे हैं वैभव जी, सवाल समझ लीजिए, हम रणनीति की बात कर रहे हैं। हाँ, आज चाय नहीं पिया आपने शायद, इसलिए चर्चा नहीं हो पा रही ठीक से। नहीं, आज हम पानी पी रहे हैं, जल पीना पहले दिन, चाय वाय तो बाकी कल से चलेंगे। अच्छा, तो ऐसा है कि अब राजनीति जहाँ पे होगी, दल का मनमुटाव होगा, वहां पे मैनेजमेंट करना, रणनीति के दौरान रणनीति को एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक बात। अब उसके अंदर 2 तरीके से देखा जाएगा। एक तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी मोड पे, जो आपको ऑलरेडी दिख रहा है। हम लोग ऑलरेडी एक्शन में आ चुके हैं, हमारी रैलियां तैयारी करी जा चुकी हैं, रैलियां शुरू हो रही हैं, और वो स्ट्रेटेजी में आती है एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि हर इंसान की तरह नहीं सोचता है। अपन 5 लोग हैं अभी स्क्रीन पे, 5 लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि सबका अपना मन है, सबका अपना एक विचार है, और उस पर रिस्पेक्ट करके बनना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी एक दल के नाते एक चुनौती ये रहेगी कि जनता तक आवाज पहुंचाना। एक बात वो अलग है कि आप रैली में खड़े होके माइक पे बोले, बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, रैली में खड़े होके माइक पे बोले,
कि भाई साहब हमने ये किया, हमने फला किया, हमने शटी कर दी, हमने फटी कर दी। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक कॉन्क्रीट रूप से जनता तक ये बात पहुंचाना कि भाई साहब 10 साल तो केंद्र में हो गए और बाकी जिन जिन प्रदेशों में, आपने बिल्कुल सही बोला अपने उद्बोधन में, कि जिन जिन प्रदेशों में हमारी ऑलरेडी सरकार है वहां पे हम बनाए रखना चाहेंगे, सत्ता को बनाए रखना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हम मेहनत करके एक बार सत्ता हासिल कर चुके हैं, हम दोबारा जनता की सेवा करने के लिए सत्ता बनाए। एक सवाल ये थोड़ा सा बन रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा बीच में पूछना चाहेंगे, तो जनता तक आप मन की बात पहुंचाते ही रहेंगे या जनता के मन की बात समझने की कोशिश भी करेंगे? करेक्ट। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी दो भागों में बांट लेते हैं आपके प्रश्न को। पहला प्रश्न और अभी ये दूसरा प्रश्न। फेज 1 में जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या अपनी रणनीति के तहत अपने पास क्या चैलेंजेस रहेंगे, तो 2 चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए। एक तो है मनमुटाव जो होगा वो मैनेज करना, और दूसरा रहेगा कि जो काम हमने कर लिया वो बताना। नाउ फेज 2, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत सटीक क्वेश्चन है और आप सही कह रहे हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि ये बताना जनता को कि देखो भाई, देखो बहन, हमने ये कर दिया है, ये नहीं किया है, ये कर रहे हैं और ये करना चाहते हैं। वहां पे मन की बात हम सुनाना भी चाहेंगे और मन की बात सुनकर अपनी मन की बात को बदलाव लाकर जनता को बताना चाहेंगे कि हम ये करने वाले हैं। ठीक है रत्नाकर जी, बड़ा चैलेंज रहेगा। ठीक है वैभव जी। वैभव जी ने अपनी बात पूरी रखी। रत्नाकर जी, आपके लिए चुनौती क्या है? क्योंकि आपके लिए तो दो तरफा चुनौती है। वो आम आदमी पार्टी को नहीं गिन रहे हैं, शायद कांग्रेस को भी नहीं गिन रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो अपना 2 इंजन की सरकार है, वो जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, उनको किसी से चुनौती नहीं है। लेकिन आपके सामने तो 2 चुनौतियां हैं, बल्कि हम तो कहेंगे 3। अंदरूनी कलह, आपको संगठन की मजबूती भी देनी है। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सेंधमारी की है आपके वोट बैंक में, उससे बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। और अब तो वो राष्ट्रीय पार्टी हो रही है, अब तो वो राष्ट्रीय पार्टी हो गई, इसलिए और दिक्कत हो सकती है। रविंद्र जी देखिए, आज जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति में आज हम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मुद्दे हैं वो मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं और रणनीति तो ये बनाते हैं, बहुत जगह बनाते भी हैं और बहुत जगह ये फेल भी होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम देखिए रणनीति तो बनाएंगे ही, चुनाव अभी तकरीबन 1.5 साल के करीब है, तो अभी रणनीति अभी फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है। मुद्दों के ऊपर और जनता के बीच जाकर के हम इनकी सच्चाई की पोल खोलेंगे। रही बात आप कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की या MIM की, तो आज जनता समझ चुकी है। देखिए बिहार के इलेक्शन में वही हुआ। बिहार के इलेक्शन में MIM ने बहुत डैमेज किया, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया और विपक्षी पार्टियों को, जो दूसरी पार्टियों को बहुत डैमेज किया। तो ये जनता कहीं न कहीं समझ गई वहां पे कि MIM जो है वो बी पार्टी बन के रह गई है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ उसी प्रकार आम आदमी पार्टी की भी परिस्थिति बन गई है गुजरात चुनाव के बाद। गुजरात चुनाव के बाद आप देखिए, गुजरात चुनाव में भी उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाने का काम किया। तो जनता ये अब अलर्ट मोड पे आ जाएगी। देखिए MIM का बिहार के बाद कोई खास असर देखने को नहीं मिला, उसी तरह गुजरात के बाद भी आम आदमी पार्टी का कोई खास असर देखने को मिलेगा नहीं, आप ये देख लीजिएगा। रही बात ये कह रहे थे कि अभी ये सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं जिन राज्यों में चुनाव है, तो भाई साहब आप सत्ता में कैसे बनाए रखना चाहेंगे? आप बने रहेंगे ये बता दीजिए। आपने जो आपके तो प्रमुख सहयोगी दल जितने भी थे वो सारे एक एक करके आपसे छूटते गए, चाहे JDU ले लीजिए, चाहे अकाली दल ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना ले लीजिए। तो आप दिन प्रतिदिन जो है कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी के नीचे से जमीन ही खिसक गई, अगर आप उन पे आरोप लगा रहे हैं तो। नहीं, ये तो ऑपरेशन लोटस के तहत इन लोगों ने बनाया ना, तो जैसे हुआ हो। तो राजनीति का तो नाम यही है ना, साम दंड भेद। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कर रहे हैं तो सबूत दीजिए। पड़ेगा रविंद्र जी, इसका खामियाजा इनको मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपने सुना कि वहां पे किस तरह से अंडर करंट है। जनता के जनादेश का अपमान करेंगे तो जनता को जब चुनने का मौका आएगा तो उस समय इनको सबक सिखाएंगे ना। तो यहाँ पे भी परिस्थिति वही है। जो 40 विधायक जो टूट के गए शिवसेना से, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 4 विधायक भी चुन के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि शिवसेना जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नेता को चुनती है, लेकिन नेता जब पैसे के लालच में दूसरे पक्ष में चले जाते हैं तो वही कार्यकर्ता इनको हराएंगे। तो इस तरह की परिस्थितियां जो आगे आने वाली है ना, इनके लिए विकट होती जाएंगी, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि इनसे जुड़े हुए जितने भी दल थे, और ये पहले तो एक स्ट्रेटेजी ये बना के लेके चले हैं कि क्षेत्रीय दलों को जो है धीरे धीरे समाप्त करना है, और क्षेत्रीय दल जो है अलर्ट। आम आदमी पार्टी पर नहीं लागू होती क्या ये बात? ये भी तो समझना पड़ेगा।
आम आदमी पार्टी तो लगातार आगे बढ़ रही है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। खैर संगीता जी, राष्ट्रीय पार्टियां तो ठीक है, रत्नाकर जी संगीता जी से जवाब ले रहे हैं। संगीता जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए। लेकिन यह है कि अब आपके सामने और बड़ी चुनौती हो गई। अब तो आपको और साबित करना होगा, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जब जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो आपके लिए तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। वहां कैसे आप अपने कैडर को तैयार कर पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जब राष्ट्रीय पार्टी बनी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनौती उसके सामने है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब लगातार अपने संगठन को हर राज्य में मजबूत करने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम करेगी। जिस तरह से हमारी नीति है कि हम डोर टू डोर जो फॉर्मूला लेकर के आए और हम हर चुनाव में उसको इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी नीतियों को भी लगातार घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो इस समय वर्तमान में मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो रविंद्र भाई, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और उसी से आम आदमी पार्टी को सफलता मिलेगी। और देखिए, आम आदमी पार्टी का ग्राफ आप देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है। अगर हमने गुजरात में भी 5 सीटें जीती तो हमने माननीय मोदी जी के गढ़ में जाकर के 5 सीटें जीती हैं चुनाव लड़ने के दौरान। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी पीछे की ओर जा रही है। आम आदमी पार्टी तो लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। और आज आम आदमी पार्टी की नीतियों को, आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। माननीय केजरीवाल जी को जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं और उनके किए गए कार्यों को पसंद कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी, पहले कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियां थी, एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत पक्ष। हमेशा इस तरह की राजनीति होती आई। लेकिन अब एक तीसरी भी पार्टी है जो इन दोनों के बीच में खड़ी हुई है और जनता के पास एक और मौका है कि वो किसी तीसरे विकल्प को चुनने के लिए तैयार खड़ी है। हाँ, लेकिन हर जगह की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती ना संगीता जी। जी बिल्कुल रविंद्र भाई, की हर जगह हर राज्य की परिस्थिति समान नहीं होती। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन कुछ कॉमन मुद्दे भी होते हैं जो देश के मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी है तो वो देश नहीं, का जब आप मुद्दा है, राज्यों में महंगाई है तो विधानसभा वो देश चुनाव का में मुद्दा है। जाएंगे संगीता जी, जब आप राज्यों में जाएंगे तो वहां के लोकल मुद्दे आपको नहीं लगता है? आप केवल राष्ट्रीय मुद्दा तो कांग्रेस भी उठा रही है, उसको तो उतना फायदा नहीं मिल रहा है। क्या ये जरूरी है कि आप राष्ट्रीय मुद्दे उठाएंगे तो आपको फायदा मिल जाए? लोकल आदमी, जब रीजनल पार्टियां हैं, वो तो अगर लोकल मुद्दे आप उठाएंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए रविंद्र भाई, राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं अपनी जगह पे अस्तित्व में, लेकिन जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं उन पर भी काम होगा। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों की बदौलत ही किसी राज्य को जीत लेगी। वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उस पर भी आम आदमी पार्टी लगातार काम करेगी। और जो जिस भी राज्य में आम आदमी पार्टी ने काम किया है, उस राज्य के मॉडल को लेकर भी जाएगी कि हमने अगर किसी राज्य में काम किया है तो वही हम दूसरे राज्यों में भी काम करेंगे। तो चाहे हमारा फ्री बिजली का मॉडल हो, चाहे महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का मॉडल हो, चाहे हमारी धार्मिक यात्राएं हो, हमने जो भी राज्यों में काम किया है वो जनता के सामने है। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम किया है, तो उस मॉडल को लेकर के हम हर राज्य में जाएंगे और अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। ठीक है। कौशिक साहब, बड़ी देर से शॉल ओढ़े हैं आप, खूबसूरत भी बहुत लग रहे हैं आज, और वैभव जी ने तारीफ भी कर दी आपकी। लेकिन अब यह है कि जरा कड़क बात आपको बोलनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा। चुनौतियां क्या हैं सभी दलों के लिए? क्योंकि हमने सभी दलों की बात कर ली। अब जब इन चुनावों में उतरेंगे, मुद्दे हावी रहेंगे, चेहरे हावी रहेंगे, या फिर कुछ और? आम आदमी पार्टी हावी रहेगी? देखो रवि जी, अभी तो जो हाल फिलहाल चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि बीजेपी ने 2 जगह सत्ता खोई, हिमाचल में खोई और एमसीडी चुनाव में खोई। कांग्रेस को ने 1 जगह सत्ता पाई है जी। तो निश्चित तौर से बीजेपी को समीक्षा करनी पड़ेगी। और इसके पीछे और अंदर तक मैक्रो लेवल पे आप जाएंगे, जो अभी फिलहाल के राज्य के चुनाव हुए, या एमसीडी को या गुजरात को या हिमाचल को लेकर के, जहां आप पार्टी और कांग्रेस दमदारी से लड़े, वहां बीजेपी को फायदा होगा। हिमाचल में आप हट गई धीरे से तो कांग्रेस सत्ता में आ गई। दिल्ली में आपने देखा होगा कि कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव नहीं लड़ी, तो आप पार्टी सत्ता में आ गई। तो ये अब विपक्ष में बैठे हुए जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जो दल हैं, चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनको बैठ के तय करना पड़ेगा कि 2024 की तैयारी और अगली साल जो 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनकी तैयारी किस रणनीति के तहत करेंगे। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये दोनों राजनीतिक दल गंभीरता से मैक्रो लेवल पे जाकर के चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर से बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो ये तो दोनों राजनीतिक दलों को निर्णय करना है, क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी बात, कांग्रेस की आप बात लेंगे तो कांग्रेस का आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश चाहे राजस्थान, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया।
और राहुल गांधी चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हों, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने उनको नकारा है। इस पर भी कांग्रेस को समीक्षा करनी पड़ेगी कि क्षेत्रीय दल नहीं चाहते कि वो हमारे राज्यों में सक्रिय हो या वोट बैंक उनका बढ़े या पुरानी स्थिति में कांग्रेस लौटे। ये कांग्रेस बहुत अच्छे से समझ गई। दूसरा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करोगे और नेताओं से बात करोगे तो ये दबे मन से कहते हैं कि जो वो लीडरशिप से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो राहुल गांधी की आप बात करेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा अभी तक नहीं हो पाई। 2024 का चुनाव होने जा रहा है। ठीक है। और जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, जिन पॉइंट्स को उन्होंने उठाया था, वो नेता आज भी काबिज हैं। और G20 फिर की बात करेंगे हम कि जिन नेताओं ने, चाहे वो कुछ बहुत सारे अलग हो गए हों, लेकिन जिन नेताओं ने सवाल खड़े किए थे वो समस्याएं थी, कांग्रेस के लीडर इस मान को मानते हैं। तो क्या खड़गे साहब उसको समाधान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? उनके पास कोई फॉर्मूला है कि नहीं, ये खड़गे साहब को फैसले लेके तय करना पड़ेगा। लेकिन कौशिक साहब, जब एक वक्त था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे हार्दिक पटेल हो, आरोप इस तरह के थे कि राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं। कपिल सिब्बल ने भी आवाज उठाया, अपनी अपनी तरफ से कई नेताओं ने आवाज उठाई। उस कमी की भरपाई करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई और उससे जो जोश भरा उसने हिमाचल में एक तरह से कुछ हद तक बाजी पलटी। या आप जो भी कह लें कि पहले का दौर ऐसा था, वो पलटता रहता है सत्ता का, लेकिन कुछ हद तक तो फायदा किया। कुछ मुद्दे छीन लिए। चेहरों को लेकर अक्सर कांग्रेस को मुद्दा बनाया जाता था, तो राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार से कोई चेहरा नहीं आया। जो मुद्दे जिन जिन के आरोप लगते रहते थे उन सबको तो छीन लिया। अब क्या लगता नहीं कि कांग्रेस जो है वापस अपनी स्थिति में आ रही है? नहीं, देखो रवीन जी, जो आरोप कांग्रेस पे लगे वो इनके वर्तमान राष्ट्रीय पक्ष को फैसले लेकर के स्थापित करना पड़ेगा ना अपने आप से। अभी भी मुझे लगता है कि जो बीजेपी आरोप लगाती है, जहां तक हम लोग समझ रहे हैं, अभी भी वो गांधी परिवार से बहुत अलग नहीं है। ठीक। बहुत सारे मंच पे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी बैठे हैं और खड़गे साहब खड़े हुए हैं। नहीं, वो तो फिर ऐसे हो जाएगा ना कि जब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है तो वो कहते हैं कि वो आरएसएस से अलग नहीं है। कांग्रेस पर आरोप ये लगता है कि गांधी परिवार से अलग नहीं है। देखो, गांधी परिवार की महत्ता रविंद्र जी इस देश में नकारा नहीं जा सकता है। जो उस परिवार ने इस देश को दिया है या जो परिवार की महत्ता इस देश के लिए, उसे कोई नहीं नकार सकता। और मुझे नहीं लगता कि जो परिवार ने, गांधी परिवार ने खोया है, उसका ऋण हमारा देश चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। ठीक है। लेकिन उन परिस्थितियों से हम आज की परिस्थिति को नहीं नाप सकते। ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इस देश के लिए किया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बच्चों को भी करना पड़ेगा ना। भीमराव अम्बेडकर। तो इसीलिए तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हम पिछली जो काम है भारतीय जनता पार्टी, चाहे अपनी बात कर ले 2014 से लेके अब तक की, या पिछले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय के दौर की, कि क्या क्या हमने काम किए। कांग्रेस ये कह ले कि हमने पुराने समय से लेके अब तक कितने काम किए। क्या हम इन्हीं परिपाटी पे चलते रहेंगे या आम आदमी पार्टी की तरह कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, या हमें वास्तव में इस पार्टी से कुछ सीख लेने की कोशिश करनी पड़ेगी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं बची नहीं है। या तो कांग्रेस के ज्यादातर लोग टूट कर आ गए हैं या अन्य दलों से तोड़ लिए गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है कि अपनी पहचान उस तरह से बना पाएगी जिस तरह से उसे बनानी चाहिए, या आप भितरघात को कैसे रोकेंगे? अगर वो कांग्रेस के साथ या अन्य दलों के साथ भितरघात कर सकते हैं, खासकर हम 2024 की भी बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, तो आप कैसे बचेंगे? हो सकता है ये कल को आपको धोखा दे दें, या उन पर लगाम लगाने की भी आपने रणनीति तैयार कर ली? देखिए, ऐसा है कि आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपने शब्दों का चयन ठीक से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि पार्टी के कुछ इंटरनल डिस्कशंस हैं वो मैं आपके समक्ष रखूं यहाँ पे। जी जी। इस पटल पे नहीं रखते हैं। लेकिन जहां तक भाजपा को पहचान बनाने की बात है, भाजपा पहचान की तो मोहताज है नहीं, क्योंकि भाजपा ने देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने देश की लाज लज्जा में चार चांद लगाए हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने देश की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी है, पूरे सिस्टम का ओवरऑल कर दिया है। देश को एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन दी है जो जनता से सुन के जनता की कार्रवाई कर रही है, जनता के लिए कार्रवाई कर रही है। देखिए, 100% पहचान की बात वैभव जी इसलिए हमने कही, पहचान की बात इसलिए कही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चेहरे तक सिमट कर रह गई। नहीं, ये आपका सोचना है।
आपका अपना सोचना, आपको अधिकार है उस सोचने का, लेकिन ये मेरा या मेरे सर्कल में जो बहुत लोग हैं उनका सोचना नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, कोई दो राय नहीं है उसमें, लेकिन हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है। तो एक चेहरे की नहीं है, यहाँ पे दल के नेता की बात है। अब ऐसे तो मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहूँ एक चेहरे पे सिमट के रहे अरविंद केजरीवाल, ऐसे तो मैं कांग्रेस के लिए बोलूँ हाँ, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस पे चेहरे पे सिमट के रह गई राहुल गांधी या गांधी परिवार, है ना। तो ऐसे नहीं होता है, नेता अपना काम करते हैं, लेकिन दल का क्या होता है ना, दल की एक लीडरशिप होती है। ठीक है। उस लीडरशिप को दल में एक बड़ा नेता है, दल को आगे लेके जाता है, उसके बाद उसके पीछे लोग आते हैं। तो ये दल का एक तरीका होता है। दल में हमेशा एक आदमी सिरमौर रहता है, उसके बाद पीछे लोग आते हैं जो कि दल को साथ लेके चलते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि दलों में लोकतंत्र जो है वो खत्म होता जा रहा है? नहीं, किसमें? भाजपा में? नहीं, दलों में नहीं, दलों में लोकतंत्र तो खत्म होना नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक देखिए, मैं अन्य दलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे दल की बात कर रहा हूँ। मैं मेरे दल तक सीमित हूँ। मेरे दल में ऐसा है कि लोकतंत्र बिल्कुल है। हमारे दल का लोकतंत्र शायद हो सकता है आपको समझना है या कई लोगों को समझना है, लेकिन वो ऐसे भी लोग हैं जिनको समझ आता भी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चर्चा का विषय है। चर्चा में आदान और प्रदान दोनों होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक पहचान की बात है और जो अन्य दलों से टूट के नेता हमारी पार्टी में आ जाते हैं, हमारी पार्टी के नेता अन्य दलों में नहीं जाते, लेकिन अन्य दलों के नेता टूट के हमारी पार्टी में आ जाते हैं, क्योंकि भारत देश एक बहुत रीता बहुगुणा जोशी गई कांग्रेस में, गई फिर आ गई बीजेपी में, कई नेता हैं ऐसे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मैं वही मैं कह रहा हूँ कि वो भाजपा के नेता भाजपा में ही रहते हैं। और ये भी देखा गया कई बार कि किसी को आगे भी नहीं निकलने दिया जाता, हाथ पकड़ के पीछे कर दिया जाता। अब देखिए, वो हर दल की अपनी एक राजनीति होती है, अपने परिवार का एक तरीका होता है उसको चलाने का। मुझे नहीं लगता है कि उस पर हमें प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि वो दल की एक अंदरूनी मसला है। लेकिन जहां तक दल एक दल के मुताबिक देश की सेवा करना चाहता है और सत्ता की होड़ में नहीं घुसता है, वो बहुत जरूरी होता है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा जो मैं कई बार बोल भी चुका हूँ पहले, कि भाजपा पहली बार 75 साल की आजादी हो गई, पहली बार कोई राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रदेश में, भाजपा बाय लक बाय चांस केंद्र में स्थापित है और 17-18 प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार चल रही है, अभी 16 हो गए। तो आप ये देखें कि पहली बार भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने अपना मैनिफेस्टो दिया है। और ये हम ये भी बात कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब अपना दिल्ली में आंदोलन किया था, तब उन्होंने बोला था कि अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। वो आज तक हुआ नहीं, तो उस पर कभी चर्चा नहीं, बात दूसरी है। लेकिन एक मैं उसी प्रिंसिपल को आगे ले जाते हुए ये बोलूंगा कि यदि अगर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके यानी नेता तो बिल्कुल नंगा है, नेता तो बिल्कुल खुली छूट में है। नेता को एक बार जनता ने स्थापित कर दिया तो उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है नेता की। तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, डिस्कशन किया, खत्म कर दिया, जनता के पास फिर जाएंगे, बोलेंगे उसने नहीं करने दिया। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप? अपने ऊपर ही लगा रहे हैं क्या? मैं भी नेता हूँ, कोई बात नहीं, हम चारों नेता हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो काम है नेताओं का लगाने का। मैं एक इंसान हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तीनों नेता है, सॉरी भाई साहब, तीनों नेता है, ठीक है। तो ये हिमाचल चुनाव के बाद लड़खड़ा क्यों रहे आप एमसीडी और हिमाचल के बाद? नहीं, लड़खड़ा कौन रहा है? बिल्कुल ये लड़खड़ा रहे हैं, बात कर रहा हूं, पॉइंट रविंद्र जी लड़खड़ा रहे हैं कि इस बार मैं पॉइंट दे रहा हूं, होना है। अब नहीं, मैं पॉइंट दे रहा हूं, एक सेकंड, चुनाव होगा कि नहीं होगा लोकतंत्र? अच्छा, ठीक है, वैभव जी बात पूरी, सटीक पॉइंट बोल रहा हूँ कि ऐसा है कि अन्य नेता भी आ जाते हैं और भाजपा जनता की आवाज सुन रही है। और भारत के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अपने आप को स्वयं अकाउंटेबल बनाया, अपने मैनिफेस्टो के 10 में से 9 चीजें डिलीवर करके। देखिए, ये बात अपन झुटला नहीं सकते, 9 नहीं है, 8 मान लेते हैं। चलो, कई लोग हो सकता है 2 आइटम इधर उधर भी करते हैं, तो 8 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं भाई साहब, 5 मान लो, ठीक लगा लो, 6 मान लो। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार इतना, अच्छा, यहाँ भी मोल भाव शुरू हो गया आपका? यहाँ भी मोल भाव शुरू? भाई साहब बढ़िया हो, थोड़ा सा तो बोलने का अधिकार है भाई साहब, तो कोई बात नहीं है ना। वो तो अपने उसमें है ना, अब वो अपने बनियों में तो कहते हैं ना कि लाश को भी काट के देख लो, बढ़िया बोले पैसे नहीं है तो उसकी लाश में से गड्डियां इधर उधर। इसलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं, कांग्रेस ने तमाम आरोप लगा दिए हैं कि कभी देश बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, क्षमाभरण को चाहिए, छोटन का उत्पाद, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बाकी राजनीतिक दल हमसे ही सीखेंगे, आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे अपनी दुकान चलाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो नहीं लगाते।
ठीक है ना। हम तो टीचर के पास जाके ये नहीं रोते कि टीचर जी इसने मारा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब ले लें है ना? संगीता जी से। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में राजनीति का जो प्रारूप है वो बदल गया है। तो है। इसलिए भाजपा को अर्ली मूवर एडवांटेज डेफिनेटली रहेगा इस सेट ऑफ पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि भाजपा ने स्वयं को ही अकाउंटेबल बनाया, जनता के बीच ये बात लेके गए कि जनता देखिए हमने 10 चीजें बोली थी, हमने 5, 6, 7, 8 कर दी हैं, उसमें से 2 नहीं कर पाए, उसके लिए माफी है। तो ये पॉलिसी मेकिंग है क्या गौरव जी कि आप कांग्रेस को कहीं काउंट ही नहीं करना चाहते, आप सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से अपना मुकाबला मान रहे हैं? नहीं, आपने कांग्रेस का कहीं नाम भी नहीं लिया? नहीं, मैंने तो नहीं कांग्रेस का नाम लिया ना। मैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दोनों का स्वागत करता हूं कि वो एक राजनीतिक दल है, अपने अपने इलाके में जो भी काम कर रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करें, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करेंगे, आज नहीं तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद सफल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर जनता अब अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की, हम संगीता जी से अकाउंटेबिलिटी की बात कर लें। संगीता जी, अरविंद केजरीवाल ने अकाउंटेबिलिटी की बात जरूर की, लेकिन उनकी कथनी करनी में फर्क आने लगा है। देखिए रविंद्र भाई, कथनी और करनी का फर्क आम आदमी पार्टी में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो भी वादे किए होंगे चुनाव में या जनता को जो भी कहा उन सबको पूरा किया है और आगे भी बिल्कुल प्रयासरत है कि उन सारे वादों को पूरा करे। मैं बात करूं देखिए भाजपा और कांग्रेस की, तो भाजपा के हम 2014 के जब ये सत्ता में आए तब के मैं माननीय मोदी जी की जितनी भी स्पीच सुनूं, उनके भाषण सुनूं, तो क्या क्या कहा जाता था और आज उसके बिल्कुल विपरीत है कि वो सत्ता को पाने के लिए क्या मैनिफेस्टो लेकर आए, क्या वादे करके आए और आज उनमें से कितने काम हुए। रोजगार की बात करें तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात हुई, तो वही वादा झूठा हो गया। तो अब जो 5 साल के सफर में रविंद्र भाई जनता को लगता है, पार्टी कहती है कि हमें कम समय मिला, 5 साल का वक्त कम था, हम आने वाला मौका और दीजिए, हम इस वादे को पूरा करेंगे। लेकिन अब 10 साल हो चुके हैं, तो जो बीजेपी ने वादे किए, तो अब जनता उन वादों को भी देखेगी कि कितने वादे किए थे और कितने पूरे किए हैं। महंगाई कम करेंगे, आज आप देखिए दूध पर 2-2, 3-3 बार टैक्स बढ़ चुका है। तो जनता अब हर एक मुद्दे को देखेगी और जब इस बार 2024 का रविंद्र भाई चुनाव होगा तो बहुत सोच समझ के देख करके वोट देगी कि भाजपा पे जो पूरा भरोसा किया, सत्ता में लेकर के आए और बिल्कुल फुल बहुमत की इतनी बड़ी सरकार बनाई, उसके बाद भी कितने वादे पूरे हुए। क्या किसानों की आय दुगनी हुई जिस बात को कहा गया? तो हर वर्ग का व्यक्ति उस बात को सोचेगा कि अब हम किस तरह से वोट करें। यानी तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरह के मुद्दों को आप उठाने जाएंगे उसमें आप कांग्रेस को पीछे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपनी टक्कर मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप चुनौती उनको ही पेश करेंगे, लेकिन सीटें और वोट काटेंगे आप कांग्रेस का। देखिए आम आदमी पार्टी रविंद्र भाई वोट काटने नहीं आई है, वो एक तीसरी पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। वोट कौन ज्यादा पाता है ये उसकी रणनीति तय करेगी और आम आदमी पार्टी जो बूथ स्तर तक काम करेगी और जो उसकी नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचेंगी और जो आज तक आम आदमी पार्टी ने इतने छोटे समय में 9 साल में काम किया है और जिससे उसका ग्राफ इतना बढ़ रहा है वो भी जनता देख रही है। तो आम आदमी पार्टी की टक्कर जनता के लिए, जनता के बीच आकर जनता के लिए लड़ने की है। तो उसमें ये दोनों पार्टियां उसके सामने खड़ी है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, हमारी तो दोनों से टक्कर है। ठीक है, और हम बिल्कुल चुनौती देंगे रत्नाकर जी। पार्टियों को। अभी तक का जो आंकड़ा उठाया गया है उसमें अगर आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान किसी का किया है तो वो कांग्रेस का किया और जबरदस्त तरीके से किया। हालांकि आप AIMIM की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की भी आप बात कर रहे हैं कि उसने ज्यादा वोट काट लिया, तो क्या वजह है जो आप आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना नहीं चाहते हैं, उसको तवज्जो जानबूझकर नहीं देना चाहते हैं? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से तो मुकाबला आपका है ही, लेकिन आप जिस तरह से सिमटते चले जा रहे हैं वो बड़ी चुनौती है आपके लिए। और भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ को आप वोट बैंक के तौर पर भी ना देखें। रविंद्र जी देखिए, हम सिमटते नहीं चले जा रहे हैं, ये जो है आप कह रहे हैं उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि अब हम उभरते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में जो 9 राज्यों का चुनाव है, आगे अगले साल मतलब इसी साल में जो 9 राज्यों का चुनाव है, आप कम से कम 6 राज्यों में आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है जीत दर्ज करेगी। और फिर आप तुलना करिएगा कि हम किस प्रकार से जो है अब तेजी से उभरते चले जा रहे हैं, जो 2024 तक इनको जो है सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो देखिए आम आदमी पार्टी वह पार्टी है जो निश्चित रूप से
अभी तक वोट कटवा की का भूमिका निभाई है, जैसा कि MIM ने निभाया था, और अब लोग समझ चुके हैं और ये दिल्ली तक ही सीमित रह जाएंगे। और अंधेर के हाथ में बटेर लगने वाला हाल जो इनका पंजाब में हो गया, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हमारी कुछ संगठन की कमियां थी जिसकी वजह से अंधेर के हाथ में बटेर लग गया पंजाब में इनका। और कांग्रेस पार्टी से तुलना करना आम आदमी की पार्टी, वो एकदम मतलब कोई तुलना ही नहीं है। आप साउथ में ले लीजिए, साउथ में इनके अभी तो कार्यकर्ता ही नहीं है, इनके ऊपर चर्चा करना ही निरर्थक है। साउथ में आप ले लीजिए, साउथ में इतना बड़ा जनाधार और वोट बैंक है हमारा, और आप जो आने वाले चुनाव में आप उसका परिणाम सब देखेंगे किस तरह से। और हमको जनता ने रिजल्ट भी दिया है, कर्नाटक में हम जीत के भी आए थे, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कारस्तानी है जिसकी वजह से जो है वहाँ पे सत्ता से हम लोग बेदखल हो गए। लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी जनता की, वहाँ की जनता जो है अगला इस साल के चुनाव में जो है निश्चित सबक देगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं कौशिक जी की बात कुछ सुन रहा था, ये कांग्रेस के ऊपर कह रहे थे कि G23 की बात कह रहे थे। मैं ये कहूंगा कि वो G23 की बातें अब सब पुरानी हो गई हैं। अब देखिए वो G23 के जो पुरानी कहाँ से हुई? गुलाम नबी आजाद को तो मनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए जिस तरह से वो पार्टी छोड़ के किसी तरह जम्मू कश्मीर में दाल गल जाए, पार्टी कहीं ना कहीं वापसी कर जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद G23 का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। आप देख रहे हैं कि G23 का जो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जो नेता जिनको लोग कहते हैं G23 का, आज कितने सक्रिय रूप से कांग्रेस के संगठन में वो कार्य कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। अरे हरियाणा में जिस तरह से मुलाकात करने पहुंचे हुड्डा साहब से, उससे तो दिक्कतें आ गई थी सामने। नहीं, देखिए ये सब चीजें क्षणिक हो सकती हैं, लेकिन जैसे पार्टी में कहीं न कहीं मतभेद हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने उस सारे मतभेदों को दूर कर लिया है। अब राजस्थान का ही जब यात्रा शुरू होने वाली थी, उस समय कहा जा रहा था कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में होगी, क्योंकि 2 फाड़ हो जाएगा, वहां तो कुछ लोग दिखेंगे, लेकिन देखा नहीं, दिक्कत उससे नहीं होती रत्नाकर जी। किसी पार्टी में या किसी चौखट में अगर अहंकार और चापलूसी वाली दीमक लग जाए ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, वो सारे दीमक पे हमने वो क्या बोलते हैं उसको, हमने जो वो सब इलाज कर दिया हम लोगों ने, वो दीमक सब अब नहीं है। और आगे जो है जिस प्रकार संगठन को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं और जिस रणनीति के साथ हम लोग चुनाव में जाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आप देखिएगा उभर कर आएगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, एक और चीज है, जो JP नड्डा का बात चल रहा था, तो JP नड्डा के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि देखिए ये अभी उड़ीसा में और कहाँ पे, पटना में भी जाके प्रचार कर रहे हैं और उसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि ये भाई चुनावी रणनीति के लिए ये लोग तैयार हो रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है 24/7 ये चुनाव की तैयारी करते हैं। इनको जो है देश चलाने से ज्यादा सत्ता में काबिज रहना ज्यादा पसंद है। तो JP नड्डा का वैल्यू आप इसी में समझ सकते हैं कि JP नड्डा का खुद गृह राज्य हिमाचल में है, वो किस तरह से वहां पे हार गए। तो आज उनका जो है अस्तित्व के ऊपर ही, क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही बड़ा प्रश्न नहीं। तो किसी एक जगह, अरे रत्नाकर जी, कभी हार मिल जाए किसी को, उससे उसके अस्तित्व थोड़ी सवाल उठ जाता है। अगर हम MCD का वोट प्रतिशत देख लें, खासकर कांग्रेस का, तो 30 से वो 11 पे आ गया है, 30% से 11% पे। और गुजरात में भी कुछ इसी तरह का उसका हल हुआ है। ये गिरता वोट प्रतिशत उसके लिए तो चिंता का विषय है, इसको बचाए रखना चुनौती होगी। दूसरी चीज जो उसके सामने आ रही है वो ये है कि वो अपने लोगों को रोक नहीं पा रही है। तीसरी चीज ये है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, या फिर राजस्थान की बात करें, ये कुछ जगह ऐसी हैं, बाकी राज्य हैं, जहां पर अन्य दलों के साथ भी बीजेपी को टकराना है। तो पहला सवाल तो यह समझना चाहेंगे कि वोट प्रतिशत जो उतार चढ़ाव भरा रहा है, यह कितना असर डालेगा, इसको कैसे रोक पाएगी कांग्रेस। और बीजेपी के लिए यह चुनौती है कि वो अन्य दलों की सरकारें जहां पर है, वहां पर क्या ऑपरेशन लोटस चलाएगी या आप अपने मुद्दे लेकर पहुंचेगी, क्या फायदेमंद रहेगा उसके लिए। देखो रविंद्र जी, जो वोट प्रतिशत की बात है वो मैंने थोड़ी देर पहले डिबेट में कहा भी कि जहां आप पार्टी सक्रियता से लड़ेगी वहां ऐसे आंकड़े आएंगे आपके पास। लेकिन दक्षिण में आम आदमी पार्टी कहां है, कहां दक्षिण की तरफ जो हम रुख करेंगे तो कहां आम आदमी पार्टी जाएगी। नहीं तो आम पार्टी नहीं आएगी, लेकिन आप गोवा में देखिए ना कितनी सक्रियता से लड़ी। और आप पार्टी ने क्या कहा गोवा में कि आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के MLA चुनाव जीत के बीजेपी में चले जाएंगे। तो आपने क्या देखा
गोवा में राहुल गांधी ने कसम तक खिला दी, क्या हुआ उसमें? तो जो एक केजरीवाल जी कहते हैं उसका असर कितना होता है ये भी तो समझना पड़ेगा। एक केवल वक्तव्य आप देखिए, गुजरात में क्या कहा केजरीवाल ने, आईबी की रिपोर्ट आई है, आईबी के अधिकारी भेजे हैं कि आप पार्टी आ रही है। वो बोझ प्रतिशत बढ़ा ना, लग रहा था लोगों को, और 5 सीटें जो आ गई वो वही था कि लगता है आप आ सकती है। कांग्रेस के पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है। तो वो जो पूर्वोत्तर के राज्यों में यदि जाएगी और आप पार्टी सक्रियता से लड़ती है तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप एमसीडी के चुनाव को देखिए दिल्ली में, आप हिमाचल के आंकड़ों को देख लीजिए। तो जब छोटी हार जीत हो जाती है तय, तो निश्चित तौर से अंकों का खेल है सरकार बनाने में। चाहे आप 200 वोटों से हारिए, चाहे 2 लाख वोटों से हारिए, हार तो हारी होती है। दूसरी बात, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि घाव छिपाने से छिपता नहीं। चाहे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं का वैसा कुछ भी नहीं है, G23 जैसा कुछ नहीं है, ये कह सकते हैं आप प्रवक्ता के तौर पर। लेकिन यार दिल्ली में बैठ करके मैं देखता हूं, मेरी लोगों से बात होती है कांग्रेस के नेताओं से, वो चीजें नए अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। 2-4 फैसले ऐसे कड़े लेने पड़ेंगे जिससे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आए। ठीक है, कुछ फैसले ऐसे निकालने पड़ेंगे उनको, जैसे राहुल गांधी ने क्या कहा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस युवाओं को आगे बढ़ा पाई क्या? खड़गे साहब ने भी यही कहा कि हम 50% सीटें 50 से नीचे का रखेंगे। क्या हुआ फैसले में? तो ये कब करेंगे फैसले? मुझे लगता है तात्कालिक फैसले लेने वाले थे। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है। जैसे बीच में आया पीके, कांग्रेस में भी बहुत पीके हैं, लेकिन कम से कम उनको दायित्व मिलने की संभावना तलाशी जानी चाहिए। दूसरी बात, जो कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर से मैं सहमत हूं, वो आरोप थे, उस पर गंभीरता से कांग्रेस को लेना चाहिए। राजनीतिक मंचों पे आप कुछ भी कहिए, राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो स्वीकार किया। और राहुल गांधी जी की 2019 की या कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो पढ़ लें, उसमें इस्तीफे में क्या लिखा था। नहीं, हमेशा अगर कांग्रेस की कमजोरी को देखा जाए ना, हमेशा अगर कांग्रेस की कमजोरी को हम देखकर ये कहें कि कांग्रेस इसलिए कमजोर है क्योंकि वो तो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने जो वादे किए हैं, क्या वो उन वादों पर कायम रह सके हैं? सत्ता में क्यों नहीं रवीन जी? पंजाब में सत्ता में नहीं थे, मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं थे, राजस्थान में सत्ता में नहीं है। जहां आप सत्ता में हैं वहां नहीं आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं। आप जो पंजाब में हुआ, आप देखिए पंजाब जो हारा गया वो कांग्रेस ने जीते जाग चढ़ा लिया। पंजाब में कांग्रेस के तमाम नेताओं को पता था क्या हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता समय से फैसले नहीं ले पा रहे। आप जो उन्होंने वहां का अध्यक्ष बनाया और जो मुख्यमंत्री के बीच जो चल रहा था वहां पे, कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता था नुकसान किसका होगा। जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत जी ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को पढ़ लें कांग्रेस के नेता क्या था। ठीक है, रत्नाकर जी कोई जवाब है आपके पास? एक गंभीर सवाल उठाया है कौशिक साहब ने। नहीं, मैं कौशिक जी की बातों पे आ जाना चाहता हूँ। देखिए वो चीजें को समय रहते कर लेनी, क्योंकि गंभीर सवाल है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में दोनों हाथ उठाते हुए पायलट का और गहलोत का नजर आए, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ जस का तस हो गया। 90 विधायकों के इस्तीफे वहां पर रखे हुए हैं। मैं रविंद्र जी, मैं कौशिक जी की बातों पे आना चाहता हूं। देखिए, निश्चित रूप से आपका जो सोच है और कहना है कांग्रेस के ऊपर जो है, वो मैं कहूंगा इम्प्रूवमेंट एरिया जो आप दिखा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी कहीं न कहीं कमजोरियां रही, और मैं इस चैनल पे बैठ के एक्सेप्ट भी कर रहा हूं, हमारी कहीं न कहीं कमजोरियां रही जिससे हम सत्ता से बेदखल हुए। लेकिन जिस प्रकार देखा आपने कि हम लोग जो है चिंतन शिविर में जो एजेंडा तय किया है, हम सारे एजेंडों पे काम कर रहे हैं। लेकिन कोई दल भी तो आपके साथ आना चाहिए ना। हार के बाद आपके सामने चुनौती ये है कि मान लीजिए गठबंधन की नौबत आ जाए तो आप गठबंधन किसके साथ करेंगे? स्टालिन के अलावा, और अगर एमपी आप महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां के अलावा कौन आपके साथ आया? प्रश्न रिपीट करिए। मैंने कहा कि जब आप किसी से गठबंधन भी अगर करेंगे तो कौन आपसे, तो कोई गठबंधन नहीं करना चाहता। आपकी भारत जोड़ो यात्रा में कितने लोग शामिल हुए हैं? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में क्यों नहीं शामिल हुआ है? महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, शिवसेना या महाराष्ट्र स्टालिन का एग्जाम्पल दे लीजिए, उसके बाद एनसीपी हमारे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। बहुत सारे लोग, और देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा एक पार्टी की यात्रा है, ये कोई
मतलब बहुत सारे दलों की यात्रा नहीं है। तो हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा के साथ जो आना चाहते हैं सबका स्वागत है। हम तो सबको कहेंगे कि हमारी इस यात्रा में शामिल होइए। तो इसमें आना नहीं आना वो पार्टी का व्यक्तिगत उसका मत है, वो आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमारा जो पार्टी का ये यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, तो इसमें हम जो मुद्दे लेके चले हैं वो हमको जनता तक कन्वे करना है और जनता को बताना है कि भाई आज देश में भारतीय जनता पार्टी जो वादे किए हैं उन्होंने वो किन वादों पे विफल रही है। तो ये सारी चीजें तो कर रहे हैं हम लोग। और रही बात, देखिए संगठन की बात, मैं कहना चाहूंगा अभी कौशल जी को, ये बहुत जल्दी हो जाएगी और कि आप मतलब रणनीति बनाने में आपको समय लगेगा। कौशिक साहब, अंतिम आपका वो चाहेंगे कि ये 3 दल आपको जो सामने नजर आ रहे हैं, इसमें क्या लगता है कि बीजेपी के तौर पर अगर बीजेपी को कोई कड़ी टक्कर देगा तो इनमें से कौन दे पाएगा? कांग्रेस देगी या आप देगी? देखो, ये तो अभी सिंह साहब कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी संगठन के रूप में आगे बढ़ रही है, अब आप देखें गुजरात में पन्ना प्रमुख से नीचे भी चली गई ठीक बात है बीजेपी। अब उन्होंने पन्ना समिति बना दी। तो आप देखिए, जब पन्ना प्रमुख से पन्ना समिति बनने लगी और पन्ना पे 6-6, 7-7 लोगों की ड्यूटी लगने लगी, बाकायदा उन्होंने उनके नाम की घोषणा कर दी। 2-2 साइबर योद्धा पन्ना प्रमुख तो हो गए। ठीक बात। ये आप पार्टी को, कांग्रेस को समझना पड़ेगा। ठीक है। और ये कोई इसमें दो राय नहीं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आपको वहां तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन दोनों पार्टियां यदि मिलकर चुनाव लड़ेंगी 2024 का, तो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। जहां दोनों पार्टियां समय इतना ही था चुनाव लड़ेंगी। कौशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतने था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी खड़ा होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं किसी की कि वो टक्कर देने में कड़ी चुनौती देती है अक्सर, लेकिन अभी उसे बहुत होमवर्क करना बाकी। कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें 2024 तक पहुंचने का रास्ता साफ कर देगी। ये जो इन 9 से 10 राज्यों में चुनाव होने, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना संगठन है। ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ एक आदेश और उसके बाद जुट जाना और खाली नहीं बैठते हैं। एक चुनाव खत्म, दूसरे पे अमल करना शुरू। इन सब रणनीति से, उन सब चुनौतियों से कांग्रेस को निपटना होगा और वक्त लग सकता है। लेकिन ये जो चुनाव लगभग होंगे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम तेलंगाना की बात करें, चाहे मिजोरम की बात करें, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, यहां पर अगर रणनीति कांग्रेस नहीं बनाती है तो निश्चित तौर पर हश्र वही होने वाला है जो अब तक होता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।